आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए और उस कैश को जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो कुछ दिन बाद आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। वहीं पे आपने पुश्तैनी जमीन बेची और उस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो, फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। बहुत दुख भी होगा और साथ में परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, लीगल मसले में भी फंस जाओगे। इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलती बैंक में पैसे डिपॉजिट करते टाइम, निकालते टाइम नहीं करनी है और कितना पैसा रखना है जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। जय हिंद, मैं साबिर खान। सबसे पहले दो थंब रूल को समझते हैं। पहला थंब रूल हमें यह कहता है कि आप कितने का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितना भी पैसा बैंक में रख सकते हो। अगर आप प्रॉपर ITR फाइल करते हो, टैक्स पे करते हो तो 10 लाख रुपए रखो, 10 करोड़ रखो या फिर आप उससे भी ज़्यादा रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दूसरा थंब रूल हमें यह बताता है कि अगर आपने 2020-21 में, 2022-23 में, 23-24 में कोई ट्रांजेक्शन किया है और अभी तक नोटिस नहीं आया है और आप सोच रहे हो कि हम तो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको 8 साल तक पिछले ट्रांजैक्शन का कभी भी नोटिस आ सकता है। यानी कि अगर आप 2024 में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 2030 तक में भी, 32 तक में भी आपको नोटिस आ सकता है। तो इस दो रूल को हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में कि कितना पैसा रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेविंग बैंक अकाउंट का बेहतर रूल आपको जो बचा के रखेगा हर चीज से, वो ये है कि कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना है, यानी जमा नहीं करना। ये तो हुई पूरे साल की बात, लेकिन अगर हम एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में आपको 2 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करने से बचना चाहिए, या फिर एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 लाख डिपॉजिट करोगे या पूरे साल में 10 लाख डिपॉजिट करोगे तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का नोटिस गारंटीड आ जाएगा। होता यह है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन को बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस देते हैं कि सर इस बैंक अकाउंट से, इस पैन नंबर के लिंक बैंक अकाउंट से ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें स्क्रूटनी करता है। अगर कुछ उसे फॉल्ट दिखेगा तो हो सकता है आपको नोटिस भेजा जाए। अब सवाल आता है कि 2 लाख रुपए एक ट्रांजैक्शन में, 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल, इतना कैश होता किसके पास है? तो जनरली जो कच्चा बिजनेस करते हैं, कच्चा बिजनेस इन द सेंस कि हाँ उनका रोज का लेन देन है, उनके पास काफ़ी कैश होता है। दूसरा होता यह है कि हम कई बार गांव वगैरह में देखते हैं, रूरल एरिया में, कि ज़मीन की बिक्री हम बहुत करते हैं। जब भी हमें कोई बड़ी ज़रूरत आन पड़ती है, किसी की शादी हो गई घर में या कोई बीमार हो गया, तो हम ज़मीन बेचते हैं और वहाँ से हम कैश में पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जो लिमिट है ना, वो कितना लिमिट है कि एक साल में आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि हमने 15 लाख रुपए की ज़मीन बेची और हमने 15 लाख रुपए कैश ले लिया। अब क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है रूरल एरिया का, वो टैक्स में नहीं आता है, यानी कि वो टैक्सेबल नहीं है। तो आप सोचोगे कि टैक्स नहीं लगेगा, चलो इसको बैंक में जमा कर देते हैं, रूल तो सही है। लेकिन जैसे ही आप 10 लाख से ज़्यादा जमा करोगे, अगर बैंक वाले ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दे दिया और आपके पास नोटिस आ गया, तो आप क्या बोलोगे उनको? सर हमने तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची है, ये पैसा उसका है और आपके नियम के हिसाब से तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो इनकम टैक्स बोलेगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि सेक्शन 269 ST के हिसाब से कोई भी इंसान एक सिंगल ट्रांजैक्शन में या फिर एक ओकेजन पे 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ये मना किया गया है। इस पे फाइन लग सकता है। जितना आपने ट्रांजैक्शन किया है उतना फाइन लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो यहां पे आप फंस जाओगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमने डिपॉजिट समझ लिया, कहां से डिपॉजिट आएगा तो कौन से तरीके से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विड्रॉल की, कि हमें क्या पैसे निकालने पे भी कोई पाबंदी है? तो एज सच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगाया है। इंटरनेट पे बहुत जगह पे आपको बताया जाएगा कि 2 लाख रुपए का विड्रॉल या उससे ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक बंदे की सैलरी या फिर एक इंसान 20,000 रुपये पूरे महीने में कमाता है, ठीक है। 12 महीने में वो कितना कमाएगा? 2,40,000 रुपये। एक साल में 2,40,000 कमाया और 2,40,000 2.5 लाख से कम है और नए वाले टैक्स ब्रैकेट 3 लाख से भी कम है, मतलब टैक्स उस पर कोई नहीं लगेगा। तो उसने इसी तरीके से टोटल 10 साल तक कमाया और पैसे को रखा। तो एक साल में 2,40,000, 10 साल में 24 लाख रुपए जमा हुआ। अब वो बैंक गया कि सर मुझे 20 लाख रुपए निकालने हैं, तो वो निकाल सकता है क्योंकि उसने जो पैसा जमा किया वो हर साल टैक्सेबल लिमिट से नीचे था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालांकि एक नियम है कि अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा
विड्रॉल कर रहे हो और आप ITR नहीं भरते हो तो आपको 2% TDS लगेगा। आपके मन में यहाँ पे शायद सवाल आ सकता है कि जब आप गूगल करेंगे या कुछ वेबसाइट्स पे आपको दिख जाएगा कि विड्रॉल का भी लिमिट है 2 लाख का, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि 2 लाख का जो लिमिट है ना वो कैश ट्रांजेक्शन का है। और कुछ आर्टिकल इसलिए लिखी गई थी क्योंकि जब गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख कैश ट्रांजेक्शन का लिमिट लगाया तो लोगों को लगा कि बैंक से भी तो हम कैश निकालते हैं, वहाँ पे भी ऐसा लिमिट है क्या। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, CBDT ने बोला कि नहीं, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से आप 2 लाख 4 लाख जितना मर्जी चाहे आप निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लिमिट से कम जमा कर रहे हो तो आप 20 लाख भी निकालो। वहीं पे सेविंग अकाउंट में FD की बात करें तो FD में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा FD में डाल रहे हो कि आप गए कि ये लीजिए सर हमारा FD खोल दीजिए 10 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नोटिस जाएगा तो वो पूछेगा ना कि आपके पास 10 लाख रुपए कैश कहाँ से आया, और अगर आया है तो आपको टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, आप टैक्स से ज़्यादा आपके पास पैसा है। लेकिन अगर आपने, आपके बैंक अकाउंट में पहले से पैसा है, उसका FD कराते हो तो TDS के अलावा एज सच उस पर दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मान लेते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, साल का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 2.5 लाख से कम कमा रहे हो, 10 साल में आपने 20 लाख जमा किया, उसका 10 लाख बोला कि चलो FD करवा लेते हैं, तो TDS वाली चीज़ आएगी जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इनकम टैक्स के नोटिस का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ सकता, बस कैश ले जा करके आपको FD वगैरह नहीं करवानी है 10 लाख से ज़्यादा। अगर इतना समझ में आया हो और अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक करो। अब हम जब बात कर रहे हैं कैश की, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में नहीं करना चाहिए अगर आपको इस झंझट से बचना है। अगर आप जा रहे हो बैंक वाले को, ये लो सर 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर कर दो, ये नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ऑनलाइन पेमेंट में भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन मत करना। और ये जो लिमिट मैं 10 लाख रुपए बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन का, वो लिमिट 1 साल का है, राइट। क्योंकि 1 साल में अगर आप 10 लाख रुपए कुछ खरीद रहे हो, क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर रहे हो, और टैक्सेबल जो लिमिट है वो 2.5 लाख है और नेट रेजिम के हिसाब से 3 लाख है, तो आप उससे ज़्यादा तो क्रॉस कर रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सख्त हो जाएगा ना, तो इसका भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रियल इस्टेट के बारे में, राइट। तो अगर आप कोई भी लैंड परचेस कर रहे हो, रियल इस्टेट कुछ भी परचेस कर रहे हो ना, तो आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट का अगर परचेस कर रहे हो, तो जहाँ पे आप रजिस्ट्री कराने जाते हो ना, तो रजिस्ट्रार को बोला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा जैसे ही लिमिट बढ़े हमें इन्फॉर्म कर दो। अब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, अब वो स्क्रूटनी करेगा। अगर आप में कोई दिक्कत लगेगी तो हो सकता है आपको नोटिस भेजेगा। दिक्कत इन द सेंस हो सकता है कि आपने 30 लाख रुपए 20 साल में जमा किए हों, तो वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि हर साल 1 लाख 2 लाख करके जमा किया होगा आपने। लेकिन अगर उनको दिखा कि नहीं, सडनली इनके बैंक में 2 साल में या 1 साल में 30 लाख आ गया और इस बंदे ने टैक्स नहीं दिया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ज़मीन खरीदते टाइम, रियल इस्टेट वाली ये प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करते टाइम ये 30 लाख रुपए वाली लिमिट का ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें करंट बैंक अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट आपको 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। एंड क्योंकि करंट अकाउंट में डायरेक्टली FD तो होती नहीं है, स्वीपिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे इस तरीके की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर इतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और फिनोन पे पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। अगर मैं आपको पूरी वीडियो को एक लाइन में बताने का, 1 मिनट में समअप करने का ट्राई करूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैश डिपॉजिट करने से बचना है आपको जितना हो सके। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करो, और एक बार में कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा करोगे तो आप फंसोगे। ज़मीन के केस में मैंने आपको बताया, तो सवाल आता है कि अगर हमारा ज़मीन कोई खरीद रहा है, हम बेच रहे हैं, 15 लाख की ज़मीन है, तो हम क्या करें। तो उनको बोलो चेक लिख करके दे दे, जो कि आप बैंक में डिपॉजिट कर दो, या फिर बोलो कि ऑनलाइन पेमेंट कर दे। क्योंकि एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर गलती से भी पकड़ लिया ना कि 2 लाख से ज़्यादा एक बार में आप कैश का लेन देन कर रहे हो, तो सारा पैसा आपको फाइन लग सकता है। बाकी वीडियो में कमेंट करो अगर आपको FD पे डिटेल चाहिए कि कैसे TDS बच सकता है आपका, FD में लिमिट क्या है, कितने बैंक में आप कितने कितने की FD करोगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, कम TDS कटेगा, और TDS कट भी रहा है तो कैसे वापस आ जाएगा। सब चीज़ का ट्रिक है हमारे पास, तो आपको बताऊंगा। बस वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही करो। और सबसे ज़रूरी बात, जो बहुत ज़मीन का लेन देन करता है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, और जो कैश में डील करता है उसके साथ भी। शुक्रिया।